हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूथ लैब एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस चैप्टर 5 एक्सप्लोरिंग फोर्सेस। प्रो एंड पॉन्डर दिए हुए हैं ऑलवेज हर लेसन के स्टार्टिंग जैसे। सोनाली एंड रागनी वर एक्साइटेड टू गो साइकिलिंग, देयर समर वेकेशन हैड जस्ट बिगन। सोनाली एंड रागनी के समर वेकेशन अभी शुरू हुए हैं और वो अपने विलेज की ब्यूटीफुल लैंडस्केप को एक्सप्लोर करना चाहती हैं बाई साइकिल। ये जो आज का दिन है वो थोड़ा विंडी डे है, तो जब वो साइकिल कर रही हैं तो उन्हें थोड़ा सा मतलब मुश्किलें आ रही हैं। तो सोनाली ने रिप्लाई किया कि वी आर राइडिंग अगेंस्ट द विंड, हम विंड के अगेंस्ट राइड कर रहे हैं, इसलिए हमें पैडल मारने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। जैसे कि विंड जो है वो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो कर रही है और वो जा रहे हैं वेस्ट टू ईस्ट। देयर राइड टुक देम अप अ लॉन्ग पाथ टू अ हिल टॉप। वो अपने राइट से वो हिल के टॉप पे गए, वहाँ उन्होंने बहुत खूब सारे जगह देखी। और फिर रास्ते में जब वो लौट रहे थे यहाँ पर, तब उन्होंने देखा कि एक शिप का हर्ड भी आया, जिसके लिए उन्होंने बाइसिकल्स की बेल को रिंग किया और अपने हैंडल से डायरेक्शन को चेंज किया। सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? लेट अस ट्राई टू एक्सपीरियंस द पुश एंड द पुल। ये आपको एक्टिविटी दिख रही है। यहाँ पर एक बॉक्स है जिसको कि हम मूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम उसे पुश कर सकते हैं, या फिर हम उसे बाय रोप से हम उसको पुल कर सकते हैं, या हम उसको लिफ्ट कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मूव कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप उसमें या तो पुश कर रहे हैं या फिर पुल करते हैं। तो जनरली द पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स इन साइंस। साइंस में जब आप किसी ऑब्जेक्ट पर पुश या पुल अप्लाई करते हैं तो उसे हम फोर्स कहते हैं। What can a force do to the bodies on which it is apply? ये फोर्स क्या करता है जिन बॉडी पर जब हम इसे अप्लाई करते हैं, तो उसे क्या एक्सपीरियंस हमें मिलता है, क्या एनालाइज हम करते हैं। तो इसके लिए भी एक टेबल है यहाँ पर। योर फ्रेंड होल्डिंग योर मूविंग बाइसिकल फ्रॉम बिहाइंड टू स्टॉप इट। आपका फ्रेंड आपकी मूविंग बाइसिकल को पीछे से होल्ड कर रहा है उसे स्टॉप करने के लिए। तो वो उसे क्या करेगा, कौन सा एक्शन करेगा? पुल करेगा। जिससे क्या इफेक्ट होगा, या तो आपकी बाइसिकल स्टॉप यानी रुक जाएगी, या फिर उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। या हिटिंग अ मूविंग बॉल विथ अ बैट, जैसा आपने क्रिकेट देखा होगा, मूविंग बॉल को जब हम एक बैट से हिट करते हैं, हम पुश करते हैं, तो उस बॉल का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। या हम एक इन्फ्लेटेड बैलून यानी फूले हुए बैलून को अगर प्रेस करते हैं, पुश करते हैं, तो उसका शेप चेंज हो जाता है। तो इन सब एग्जाम्पल्स में आपने देखा, ये और दिए हुए एग्जाम्पल्स, आप ड्रॉअर को खोल रहे हो, या आप रबर को स्ट्रीच कर रहे हो, या फील्ड कर रहे हो। सो इन एवरीडे लाइफ वी कम अक्रॉस मैनी सिचुएशन वेयर अ फोर्स इज अप्लाइड। एवरीडे लाइफ में हमने बहुत सारी ऐसी सिचुएशन देखी हैं जहाँ पर फोर्स अप्लाई होता है, लाइक ओपनिंग अ ड्रॉअर, स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, फील्डर स्टॉपिंग बॉल, किकिंग अ फुटबॉल। मैंने आपने देखा होगा रोलिंग चपाती। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं जहाँ पर फोर्स अप्लाई होता है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, क्या इफेक्ट पड़ता है फोर्स अप्लाई करने से? फर्स्ट, मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है यानी कि रखा हुआ है, तो आप उसको मूव करा सकते हो फोर्स के थ्रू। या चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग। ऑलरेडी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आप उसकी स्पीड चेंज कर सकते हैं। थर्ड, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, आप उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर किसी ऑब्जेक्ट की शेप में भी चेंज किया जा सकता है। A step further, suppose an object is at rest, does it mean that no force is acting on this object? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है यानी कि रखा हुआ है, तो क्या उस पर कोई फोर्स जो है वो अप्लाई नहीं हो रहा है? नो, इट मीन्स दैट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट आर बैलेंसिंग वन अनदर। इसका मतलब है कि उस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो जो दूसरा फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है, उन दोनों का आपस में बैलेंसिंग है। ठीक है, ये बैलेंस्ड फोर्स के बारे में आप हायर ग्रेड्स में पढ़ेंगे। आर फोर्सेज एन इंट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट। क्या फोर्सेज दो और मोर ऑब्जेक्ट के बीच का इंट्रैक्शन है? सो व्हेन यू पुश अ टेबल, योर हैंड इज वंस ऑब्जेक्ट अप्लाइंग फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी टेबल को पुश कर रहे होते तो आपका हैंड एक ऑब्जेक्ट हो गया, और वो टेबल जो हुआ वो दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप देखोगे जब भी आप कहीं कोई फोर्स अप्लाई कर रहे होगे, तो वहां पर मिनिमम टू ऑब्जेक्ट्स तो होंगे ही, राइट? A force is a push or pull on an object resulting from the object interaction with another object. एक फोर्स, फिर वो चाहे पुश हो या पुल हो, एक ऑब्जेक्ट पर तभी रिजल्ट करता है जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हो। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। जैसे हर जो भी आप पढ़े हैं फिजिकल क्वांटिटीज, सबकी एसआई यूनिट होती हैं, इसी तरह फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, जिसे आप स्मॉल एन से लिख सकते हैं, और इसका सिंबल होता है कैपिटल एन।
व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज? डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेज अब हम पढ़ेंगे। फोर्सेज आप समझ गए हैं, फोर्सेज के टाइप्स भी बहुत सारे हैं। फर्स्ट है कॉन्टैक्ट फोर्स। इन मैनी सिचुएशन वी फाइंड दैट टू अप्लाई अ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी बिटवीन अवर बॉडी एंड द ऑब्जेक्ट। हमने कई सिचुएशन में देखा, अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करना है तो हमको पहले उससे फिजिकल कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। फिर वो चाहे हमारे हाथ हो या हमारे बॉडी का कोई अदर पार्ट हो, या इनडायरेक्ट वेज सच एज यूजिंग अ स्टिक और रोप, हम किसी स्टिक से या रोप से हम यूज़ कर रहे हैं, तो फिजिकल कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह का फोर्स जहाँ पर कि दो जो ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक फिजिकल कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होगा उसे हम कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। अब कांटेक्ट फोर्स के अंदर भी बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं। फर्स्ट एग्जांपल आपका आता है मस्कुलर फोर्स। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज मस्कुलर फोर्स व्हेन वी परफॉर्म एनी फिजिकल एक्टिविटी। जब हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग, पुशिंग, जंपिंग, स्ट्रेचिंग, और जो भी आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी अपनी बॉडी में जब आप के थ्रू जब आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो आपको पता है आपकी मसल्स यहाँ पर कौन वर्क कर रहा है, कौन फोर्स लगा रहा है, आपकी मसल्स लगा रही है। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स, यहाँ पर मसल्स के ही थ्रू आपका फोर्स लग रहा है। इस तरह के फोर्स को हम मस्कुलर फोर्स कहते हैं। मस्कुलर फोर्स ऑकर्स व्हेन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड एलोंगेट व्हाइल डूइंग एनी एक्टिविटी। मस्कुलर फोर्स तभी ऑकर होता है जब मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हो या एलोंगेट हो रही हो। तो जिस तरह हम कुछ मूव कर रहे हैं तो हमारा मस्कुलर फोर्स, इसी तरह एनिमल्स, बर्ड्स, फिश एंड इंसेक्ट्स यूज मस्कुलर फोर्स फॉर मूवमेंट एंड सर्वाइवल। Human use the muscular force of some animals to carry out many tasks for a long time. ह्यूमन जो है वो एनिमल्स के मस्कुलर फोर्स का यूज़ करके बहुत सारे अपने काम करते हैं, सामान उठाना, खेत जोतना, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे मस्कुलर फोर्स का यूज़ किया जाता है। मस्कुलर फोर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मैनी फंक्शंस इनसाइड अवर बॉडी टू। मस्कुलर फोर्स हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जस्ट लाइक च्यू फूड, पुश इट थ्रू द एलिमेंट्री कैनॉल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। आप जब फूड को च्यू करते हो या आपका खाना जो आपने च्यू किया है जब एलिमेंट्री कैनाल में जाता है डाइजेशन के समय, या आपकी हार्ट मसल्स जब वो एक्सपेंस होती हैं और कॉन्ट्रैक्ट होती है और आपकी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जो कि एक सर्वाइवल के लिए बहुत ही इसेंशियल प्रोसेस है, यहाँ सब में मसल्स ही वर्क करती हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स का दूसरा एग्जाम्पल है फ्रिक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अ बॉल रोलिंग ऑन अ फ्लैट ग्राउंड स्टॉप्स ऑन इट्स ओन आफ्टर सम टाइम। एक बॉल अगर एक फ्लैट ग्राउंड पे मूव कर रही है तो आप देखेंगे कुछ देर बाद वो अपने आप रुक जाती है। या फिर आप एक बाइसिकल को पैडल कर रहे हैं और उसको बंद कर दें पैडल करना, तो थोड़ी देर बाद वो खुद ही स्लो डाउन होगा और रुक जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? इफ़ द रोड इज़ रफ इट स्टॉप सूनर। अगर कोई रोड रफ है तो ये जल्दी रुक जाएगी, अगर स्मूदर है तो थोड़ी देर बाद रुकेगी। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है? तो यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होता है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन। सो लेट अस इन्वेस्टिगेट। आप देखेंगे आपने कोई ऑब्जेक्ट लिया है जो भी जिसका जो सरफेस है वो फ्लैट है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। ऑन पुशिंग द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स आफ्टर स्लाइडिंग अ सर्टेन डिस्टेंस। आप जैसे ही इसे पुश कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ी दूर स्लाइड करेगा और उसके बाद जाके रुक जाएगा। सो दिस मस्ट बी ड्यू टू द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द सर्फेस ऑफ द स्लाइडिंग ऑब्जेक्ट एंड द टेबल और फ्लोर विच आर इन कॉन्टैक्ट। यहाँ पर कहाँ फोर्स लग रहा है? जो ऑब्जेक्ट है उसका जो सरफेस है और जिस पर कि वो स्लाइड कर रहा है यानी मूव कर रहा है, फिर वो टेबल हो, फ्लोर हो, रोड हो, उनके बीच के दोनों के सरफेस के बीच में ये फोर्स लगता है। जब ये दोनों सरफेस आपस में कांटेक्ट में आती हैं तब ये फोर्स अप्लाई होता है। फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है किसी ऑब्जेक्ट का उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। दिस फोर्स इज वॉट ब्रिंग्स द ऑब्जेक्ट टू अ स्टॉप। इस फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट्स जो है वो रुकते हैं। The force that comes into play when an object moves or try to move over another surface is called the force of friction or simply friction. इस फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं जब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस के बीच में जब फोर्स लगता है तब इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन जो है वो हमेशा जो मोशन का डायरेक्शन है उसके अपोजिट होगा, जिसके कारण कि क्या होगा, वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ी देर मूव करेगा और उसके बाद अपने आप रुक जाएगा। फ्रिक्शन अराइज होता है, फ्रिक्शन बढ़ जाता है जब यहाँ पर दोनों सरफेस के बीच में इरेगुलरिटीज़ हो।
ठीक है। कभी कभी आपको कुछ सरफेस ऐसी होती हैं जो स्मूथ दिख रही होती हैं, बट उसमें फिर भी लार्ज नंबर माइनर इरेगुलरिटीज होती हैं। व्हेन प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट द इरेगुलरिटीज ऑफ टू सरफेस लॉक इनटू ईच अदर। जब आप एक दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट होता है तो ये जो इरेगुलरिटीज हैं दोनों सरफेस की एक दूसरे को लॉक करती हैं, जिससे क्या होता है, एंड अपोज एनी एफर्ट टू मूव वन सरफेस ओवर द अदर, जिसके कारण वो फिर दूसरा ऑब्जेक्ट उस सरफेस पर मूव नहीं कर पाता। ये आपको ड्राइंग में समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए ये इरेगुलरिटीज हैं जिसके कारण ये दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो एक लिमिट तक ही जाएगा और उसके बाद मूव होना बंद हो जाएगा। इस फोर्स को हम फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन के कारण ही हम पेन से कॉपी पे लिख पाते हैं या ब्लैक बोर्ड पे चॉक से लिख पाते हैं, चल पाते हैं। अगर ये फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप चलना आपके लिए मुश्किल होगा, राइट। तो यहाँ पर आप जो ब्रेक लगाते हैं गाड़ियों में, ये गाड़ियों में ब्रेक्स वगैरह जो लगते हैं इस सब में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण ही ये गाड़ियाँ आपकी ब्रेक लगाने पर रुक जाती हैं। A step further, does the force or friction act only if the object are moving on solid surface? क्या फ्रिक्शन तभी ऑब्जेक्ट पर लगता है जबकि वो एक सॉलिड सरफेस पर मूव कर रहा हो, या फिर लिक्विड एंड गैसेस पे भी लगता है? सो एयर, वाटर एंड अदर लिक्विड्स आल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू दैम। तो एयर हो, वाटर हो या कोई और लिक्विड भी हो, ये सब भी उसी तरह फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाते हैं। Hence the objects such as aeroplane, ship, boat or high-speed trains are designed with specific shape to reduce the force of friction due to the air or water around them। इसलिए आपने देखा है एरोप्लेन हो गया या शिप, बोट या हाई स्पीड ट्रेन जो होती हैं उनको एक स्पेसिफिक शेप डिज़ाइन किया जाता है। आगे से आप उनको देखोगे एक ऐसी नोक बनाई जाती है जिससे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है उसको कम से कम किया जा सके, जिसमें वो एयर और वाटर में बहुत स्पीड से रन कर पाए। फोर्स का दूसरा टाइप होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अभी हमने पढ़ा कि जब दो ऑब्जेक्ट अब एक दूसरे से कांटेक्ट में होते हैं और जब वो फोर्स अप्लाई होता है उसे हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई दोनों ऑब्जेक्ट जो आपस में कांटेक्ट में नहीं है फिर भी यहाँ फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो इस तरह के फोर्स को हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ पर हम बिना कॉन्टैक्ट के भी फोर्स अप्लाई होता है। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल होता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेट के बारे में आप ग्रेड 6 में अच्छे से पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा था कि मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करता है, और जब हम दो मैग्नेट लेते हैं तो उनके जो लाइक पोल्स होते हैं, लाइक नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स नॉर्थ साउथ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। फिर हमने अभी लास्ट लेसन में पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में भी, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा था कि साइंस में जब भी पुश हो रहा हो या पुल हो रहा हो तो वहाँ पे फोर्स होता है। तो आपने जब मैग्नेट जो होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को, ज़रूरी नहीं है वो उनके कांटेक्ट में आए, वो दूर से ही उन मैग्नेटिक मटेरियल्स को पुल कर लेता है, राइट। तो यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है। इसके लिए और हम एक टेस्ट करते हैं। यहाँ पर हमने रिंग मैग्नेट्स लिए हुए हैं और एक वुडन स्टिक लिया हुआ है। हमने वुडन स्टिक में एक रिंग मैग्नेट को डाला और सेकेंड रिंग मैग्नेट को जब हम इसमें डाल रहे हैं तो आपको पता है कि लाइक पोल्स, अगर हम ऐसा डालेंगे कि दोनों के लाइक पोल्स एक दूसरे को फेस कर रहे हो तब क्या होगा, आपको पता है लाइक पोल्स क्या होंगे, एक दूसरे से रिपेल होंगे। अब यहाँ पर आपको ड्राइंग में अलग ही समझ में आ रहा है, ये रिपेल होने के कारण एक दूसरे से दूर है, राइट। अब हम इसी एक्टिविटी को जस्ट अपोजिट करके देखेंगे। अब हम इस रिंग मैग्नेट को बाहर निकालेंगे और इसके अनलाइक पोल्स को करके हम फिर से डालेंगे जैसे स्टिक में, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अनदर मैग्नेट और अ मैग्नेटिक मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। इसी फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, जो थोड़ा डिस्टेंस से भी वर्क कर जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके लिए हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम एक प्लास्टिक स्केल लीजिए या प्लास्टिक स्ट्रॉ लीजिए और एक पॉलीथीन का पीस लीजिए और स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर के बहुत से स्मॉल पीस कर दीजिए। अब जो आपने प्लास्टिक स्केल या स्ट्रॉ लिया इसको पॉलीथीन से अच्छी तरह से रब करिए। जब आप इसे रब करेंगे तो उसके बाद आप उसे हाथों से नहीं छुइए, और इसे आप जैसे ही जो स्मॉल पीसेस आपने पेपर के कर रखे हैं जब उनके पास लेके जाएंगे तो आपको वो सारे स्मॉल पीसेस जो हैं वो सब उस स्केल से क्या हो जाएंगे, हैंग्स हो जाएंगे।
ये दिख रहा है आपको, ये सब उसमें इस तरह से हैंग हो जाएंगे, पूरा अट्रैक्ट हो जाएंगे उसमें। तो यहाँ पर ये तो मैग्नेट नहीं है, ये प्लास्टिक स्केल है, तो यहाँ पर ये पेपर, और पेपर भी जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, तो वो उस तरह से कैसे उसमें चिपक गया। सो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ सर्टेन मटेरियल्स आर रब टुगेदर, जब दो ऑब्जेक्ट एक सर्टेन मटेरियल्स के हम लेते हैं और उनको आपस में रब करते हैं, तब उनमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज बिल्डअप हो जाता है। इन चार्ज को हम स्टैटिक चार्जेस कहते हैं, ठीक है। और जो चार्ज बन गया है किसी ऑब्जेक्ट में, उस ऑब्जेक्ट को आप कहते हो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर प्लास्टिक को स्केल को हमने रब किया था पॉलीथीन में, तो ये जो प्लास्टिक की स्केल है ये क्या कहलाएगी, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट कहलाएगी। और चार्ज्ड ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स दैट इज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट। ये चार्ज ऑब्जेक्ट जो होता है वो अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स अप्लाई करता है, जिसके कारण कि दूर से ही, हमने उसके कांटेक्ट नहीं किया, दूर से ही वो स्मॉल पीसेस जो उससे हल्की चीज़ें हैं वो जाकर उससे क्या हो जा रही हैं, चिपक जा रही हैं। इसका एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। हमने दो बैलून्स लिए हैं और हमने वुलन क्लॉथ से उनको आपस में, वुलन क्लॉथ से दोनों को सेम हमने रब किया। जब हमने सेम रब किया और उसके बाद हमने उन्हें चिपकाया, तो ये देखिए, क्योंकि अब दोनों को हमने सेम ही रब किया है वुलन क्लॉथ से, तो उन दोनों में कैसा चार्ज आ गया, सेम चार्ज आ गया। आपको पता है सेम सेम या लाइक चार्ज या लाइक पोल्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। यहाँ पर बैलून्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर हट रहे हैं क्योंकि उन दोनों में सेम चार्ज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब दोनों में सेम चार्ज है। अब हमने क्या किया, अब हमने जो वुलन क्लॉथ जिससे हमने रब किया हुआ था, उस वुलन क्लॉथ को हम लेके आएंगे एक बैलून के पास में, और हम देखेंगे कि वो जाकर क्या हो रहा है, वो वुलन क्लॉथ जो है वो उस बैलून से चिपक जाएगा, अट्रैक्ट कर रहा है उसको, है ना। तो ये अट्रैक्ट ईच अदर, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो वुलन बैलून में जो चार्ज था वो अलग टाइप का चार्ज था और जो वुलन क्लॉथ में था वो अलग चार्ज था। इससे हमें दो चीज़ें पता चलती हैं, एक तो चार्ज जो होते हैं वो दो प्रकार के चार्ज होते हैं, ठीक है ना। ये वही है, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड बॉडी और एन अनचार्ज्ड बॉडी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यहाँ पर जो फोर्स यूज हो रहा है, इस फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहेंगे। ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है क्योंकि ये दूर से ही वर्क कर रहा है। When the charge move, they constitute an electric current in an electric circuit. जब ये चार्जेस जब बिल्डअप होते हैं और अगर ये मूव करते हैं एक इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक सर्किट में, तब आपका जो लैम्प ग्लो होते हैं यहाँ पर यही वाला फिनोमेना चलता है एंड जनरेट अ हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, जो हमने लास्ट लेसन में पढ़ा है। लास्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। यहाँ पर आप कभी भी आपने देखा है कि आप जब बॉल को ऊपर उचकाते हैं तो वो कहाँ आके गिरती है, वो नीचे ही आती है। या कभी भी कोई पेड़ पर फ्रूट लगा है तो वो कहाँ आएगा, नीचे। यानी कुछ भी चीज़ अगर आप ऊपर भी फेंक रहे हैं तो वो थोड़ी देर बाद अपने आप नीचे आ जाएगी, है ना। सो बहुत सारे डिफरेंट सिचुएशंस में आपने देखा कि एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन अप इन एनी डायरेक्शन, आप किसी भी डायरेक्शन में फेंकिए, फाइनली फॉल्स और कम्स बैक टू द ग्राउंड और फ्लोर। वो सारी ही जो होंगे वो सारे ही कम बैक करेंगे ग्राउंड फ्लोर पर। तो सिंस ऑल द ऑब्जेक्ट्स फॉल टूवर्ड्स द अर्थ, यहाँ पर उन सारे ही ऑब्जेक्ट क्या है वो अर्थ के पास आएंगे। इट मीन्स द अर्थ अट्रैक्ट्स दैम। इसका मतलब क्या है कि अर्थ जो है वो सारे ही ऑब्जेक्ट को पुल कर यानी अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ। द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ ये सारे ही ऑब्जेक्ट को जिस तरह से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं या फिर ग्रेविटी भी कहते हैं। Since the gravitational force acts without contact with the object it attracts, it is non-contact force. ये भी ऐसा फोर्स है जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव फोर्स अनलाइक मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच कैन आइदर बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। जिस तरह से मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यहाँ पर ये अट्रैक्टिव भी हो सकते हैं या रिपल्सिव भी हो सकते हैं, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा, किसी को रिपेल नहीं करेगा। आप जब भी कोई चीज़ फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में आप कभी भी फेंकिए, आप देखिएगा वो थोड़ी देर बाद में अपने आप ही अर्थ के टूवर्ड्स वो आ जाएगा। Weight and its measurement. The force with which the earth pulls on an object towards itself is called the weight of the object. अर्थ जो भी ऑब्जेक्ट को जितने फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही होती है वो उस ऑब्जेक्ट का वेट कहलाता है। वेट मेजर कर सकते हैं आप इस तरह से कि अर्थ उसे कितने फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। इसका ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, ठीक है।
लेट अस एक्सप्लोर वेट क्या होता है। यहाँ पर हमने एक स्प्रिंग लिया हुआ है और डिफरेंट मासेस के हमने चीज़ें ली हुई हैं, सच एज पेंसिल बॉक्स, टिफिन बॉक्स एंड ए स्मॉल स्टोन हमने लिए हैं अलग अलग। अब हमने इन सबको क्या किया है, स्प्रिंग में हैंग आउट कर दिया है। जब आप इसे स्प्रिंग में हैंग कर देंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज हंग फ्रॉम अ स्प्रिंग, द स्प्रिंग आर स्ट्रिच ड्यू टू द फोर्स अप्लाई ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ। अब यहाँ पर जो अर्थ उन ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए जितना फोर्स अप्लाई कर रही है, उतना ये स्ट्रिंग जो है वो क्या हो जाएंगी, स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएंगी। वी फाइंड दैट द स्ट्रेच कॉज्ड इन दिस स्प्रिंग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट। हमने यहाँ पे देखा जो स्प्रिंग है वो हर ऑब्जेक्ट के साथ में, किसी के साथ ज़्यादा स्ट्रेच होगी, किसी के साथ कम स्ट्रेच होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, द अर्थ पुल्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट फोर्सेस। अर्थ जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट को डिफरेंट फोर्सेस से पुल कर रही है। ये सब इनके क्या कहलाते हैं, यही कहलाता है वेट। स्प्रिंग बैलेंस एक सिंपल डिवाइस होता है जो कि वेट को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका एक एंड फिक्स्ड होता है जबकि दूसरे एंड पर एक हुक होता है जहाँ पर कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट हंग कर सकते हो। इसमें स्केल भी दिया होता है जिसमें कि वेट के लिए मार्किंग रहती है न्यूटन में और मास के लिए मार्किंग रहती है ग्राम्स में। ये ड्राइंग में आपको दिख रहा है स्प्रिंग बैलेंस। इसका वन एंड फिक्स है और दूसरे एंड पर हुक बना हुआ है और साथ में यहाँ पे मार्किंग है न्यूटन्स, यानी कि इसका वेट, कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट निकालने के लिए 0, फिर 1, फिर 2 न्यूटन। इसी तरह मास के लिए ग्राम्स में दिया हुआ है 0, 100, 200। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया कि दो मार्किंग के बीच में 1 न्यूटन से लेके 2 न्यूटन के बीच में 5 डिवीज़न दिए हुए हैं, यानी कि 5 छोटी छोटी लाइन्स दी हुई हैं। यानी कि आप स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आप स्प्रिंग बैलेंस से आप किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू कहाँ तक मेज़र कर सकते हैं, 0.2 न्यूटन तक। The mass of an object can be measured indirectly by measuring its weight or by comparing its weight with the weight of an object of a known mass. आप किसी ऑब्जेक्ट का मास उसके वेट के थ्रू भी निकाल सकते हैं, उसे कंपेयर करके, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसका आपको मास पता हो। मास आपने पढ़ा है, ग्रेड 6 में पढ़ा था कि कोई भी मास क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट में मैटर का अमाउंट कितना है ये उसका मास कहलाता है। इसे हम ग्राम्स में या किलोग्राम्स में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये हर जगह सेम होता है। ऑन द अदर हैंड, इसी तरह दूसरी तरफ वेट की अगर बात करें तो वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट पर लगा रही है उसे अपनी तरफ पुल करने में। ग्रेविटेशनल फोर्स कहीं कहीं पे थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, वेरी वेरी स्लाइटली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। या फिर आप अगर दूसरे डिफरेंट प्लेनेट पे जाके अगर बात करें तो वहाँ पर वेट चेंज हो सकता है बट मास नहीं। ये यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है। किसी ऑब्जेक्ट का सपोज मास जो है वो 1 kg है, लेकिन उसका वेट जो है वो हर प्लेनेट पर डिफरेंट है, क्योंकि वो वेट क्या है, वो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है। अर्थ का 10 न्यूटन हो रहा है अगर उसका मास 1 kg, मून पे वही चेंज हो जाएगा 1.6 न्यूटन, मार्स में 3.8 न्यूटन, वीनस में 9 न्यूटन और जुपिटर में 25.4 न्यूटन, क्योंकि हर प्लेनेट का ग्रेविटेशनल फोर्स अलग अलग होता है। इन एवरीडे लाइफ, पर्टिकुलरली फॉर द गुड्स वी कॉमनली यूज़, हम जो हर दिन अपने लिए कुछ ना कुछ सामान लेने जाते हैं तो वहाँ आपने सुना होगा अधिकतर, आप अगर कोई सामान लेने जा रहे हैं, सपोज आप गेहूँ लेने जा रहे हैं तो आप कहेंगे कि 10 kg का एक व्हीट का बैग है, उसका वो वेट है। पर वेट एक्चुअल में साइंस में क्या है, वेट उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसे अर्थ जो है वो उसे अपनी तरफ की तरफ खींच रही है। जो 10 kg है वो उस सामान का क्या है, वो उसका मास होता है। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग, आपने देखा होगा कि कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं वो वाटर पे फ्लोट करती हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो कि वाटर पे सिंक हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? सो लेट अस इन्वेस्टिगेट। हम देखते हैं, हमने एक प्लास्टिक बॉटल लिया जिसको हमने खाली को बहुत ही, उसका जो लिड था वो क्लोजली टाइट कर दिया और उस हमने जैसे ही बकेट जो फुल ऑफ वाटर थी उसमें हमने जब रखा तो वो जो बॉटल है वो उसमें क्या कर रही है, सिंक कर रही है। ऐसा क्यों हुआ? तो आप जब देखोगे कि ये जब आपने जैसे ही डाला या आप उसको अंदर पुश करोगे, उस बॉटल को अगर आप पानी के अंदर करोगे तो भी वो बॉटल जो है उसको ऐसा लगेगा जैसे नीचे से कोई उस पर फोर्स लगा रहा है और वो अपने आप ऊपर आ जाएगी। तो दिस इंडिकेट दैट वाटर अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉटल इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि जो वाटर है वो उस बॉटल पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर रहा है। इनफैक्ट ऑल लिक्विड्स अप्लाई अ सिमिलर फोर्स, सारे लिक्विड्स एक सिमिलर फोर्स अप्लाई करते हैं। द फोर्स अप्लाइड बाय अ लिक्विड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन दी अपवर्ड डायरेक्शन इज नोन एज अपथ्रस्ट और ब्योनेंट फोर्स। जो भी लिक्विड होते हैं वो हर ऑब्जेक्ट पर जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं उसे हम अपथ्रस्ट या ब्योनेंट फोर्स कहते हैं।
व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन अ लिक्विड, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर लिक्विड में प्लेस करते हैं और जो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ लगा रही है उसे अपनी तरफ खींचने के लिए डाउनवर्ड्स, लेकिन जो ब्योनेंट फोर्स लग रहा है वो अगर सेम है, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर देन, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा है ब्योनेंट फोर्स से, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा, मीन्स डूब जाएगा। बट इफ द टू फोर्स और इक्वल, अगर वो दोनों फोर्स इक्वल हैं तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो फ्लोट करेगा। ये वन ऑफ द फैक्टर्स ऑन विच द ब्योनेंट फोर्स डिपेंड अपॉन इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ब्योनेंट फोर्स किस पे डिपेंड करता है, उस लिक्विड की डेंसिटी पर, कि वो लिक्विड कितना डेंस्ड है, यानी कि कितनी उसमें मैटर का अमाउंट है, उसके हिसाब पे उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है। तो अगर ब्योनेंट फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हैं तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ब्योनेंट फोर्स से ज़्यादा है तो वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा। आर्किमिडीज एक फेमस ग्रीक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था कि कोई ऑब्जेक्ट फुली या पार्शियली अगर आप लिक्विड में इमर्स करते हो, तब ब्योनेंट फोर्स, जो अपवर्ड फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेस्ड, जितना अपवर्ड फोर्स उसमें लगता है, यानी उसने कितना जो लिक्विड था उसको डिस्प्लेस किया हुआ है उसके वेट को, दिस इज नोन एज आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसे हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी कहते हैं। इफ द वेट ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट स्मॉलर, अगर जो ऑब्जेक्ट है उसने जो लिक्विड को डिस्प्लेस्ड किया है वो स्मॉलर है, तो देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल सिंक इन द लिक्विड, ऑब्जेक्ट जो है वो लिक्विड पे डूब जाएगा। लेकिन इफ़ द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, जो लिक्विड को डिस्प्लेस किया है उस ऑब्जेक्ट ने, अगर उसका वेट और उस ऑब्जेक्ट का वेट इक्वल है तो ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन द लिक्विड, ऑब्जेक्ट जो है वो लिक्विड पे फ्लोट करेगा। There are some rocks which can float on water. One such rock is pumic, which is formed during volcanic eruptions. कुछ आपने रॉक्स के बारे में सुना होगा जो कि वाटर पे फ्लोट करते हैं। ये प्यूमिक रॉक के बने होते हैं, जो कि जब वॉल्केनोज फूटते हैं तो जो लावा है उसमें बहुत सारी गैस होती हैं, वाटर वेपर उसी समय वो ठंडे हो रहे होते हैं, तो उसमें वो गैस बबल, टाइनी टाइनी बबल्स की जगह बना लेते हैं। दिस क्रिएट अ लाइट पोरस रॉक, जिससे कि वो रॉक जो होते हैं वो हल्के हो जाते हैं और उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं, जिसके कारण उसमें एयर पॉकेट्स बन जाते हैं, विच इज़ लेस डेंस देन वाटर एंड फ्लोट्स ऑन इट, जो कि वाटर से कम डेंस्ड होते हैं, इस कारण ये वाटर पर फ्लोट करते हैं। थैंक यू। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।